बैक डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र और आपके लिए लेकर के आ गया हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पेट वेटनरी फार्मेकोलॉजी का पूरा सिलेबस। और वेटनरी फार्मेकोलॉजी में आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए पहला लेक्चर, जो कि डेमो क्लास है आपके लिए, और फंडामेंटल ऑफ फार्मेकोलॉजी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड टारगेटेड बेस क्वेश्चंस टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे वेटनरी फोकस जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर कराया जाएगा, साथ ही में आपकी जीके कवर कराई जाएगी, और साथ में कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से लिए जाते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। साथ ही में जो एक्सटेंशन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी जुड़ जाएं, तो जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वेटनरी फार्मेकोलॉजी से या मेडिसिन से रिलेटेड या फिर वेटनरी और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, तो उनको तो हम सारे पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, और साथ में जो अदर टीचर्स हैं वो भी पढ़ाएंगे। ठीक, तो 499 का एक कोर्स है, इस बैच को हमारे खरीदिए और सिलेक्शन इसी साल सुनिश्चित कीजिए। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ वेटनरी फार्मेकोलॉजी। तो वेटनरी फार्मेकोलॉजी के फंडामेंटल्स क्या होते हैं? ठीक, तो बेसिक डेफिनेशंस हर एक आपकी जो टॉपिक्स होते हैं, हर एक स्टडी में आपकी जो डेफिनेशंस हैं उनको आपको आना चाहिए। ठीक है, तो फार्मेकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग्स है, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्शन कैसे काम करती है, क्या क्या मैकेनिज्म है, और कहाँ पे यूज करते हैं, और उनके हार्मफुल इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो ये फार्मेकोलॉजी में हम देखते हैं। वेटनरी फार्मा क्या है? वेटनरी फार्मेकोलॉजी में हम एनिमल्स में जो ड्रग्स यूज करते हैं हम सिर्फ उनकी स्टडी करते हैं। अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं तो ड्रग्स क्या हैं? कोई भी सब्सटेंस हो जो कि डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में यूजफुल हो। इसी तरीके से थर्मोकाइनेटिक्स क्या होता है? सॉरी थर्मोकाइनेटिक्स नहीं, फार्माकोकाइनेटिक्स होगा यहाँ पे। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? बॉडी दवा के साथ क्या करती है, बस ये याद करना है आपको। फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स में एक क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से फार्माकोडायनेमिक्स क्या होगा? व्हाट ड्रग टू द बॉडी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक, तो बॉडी के साथ दवा क्या करती है, उल्टा हो जाएगा, तो कोई एक याद कर लो, हमने काइनेटिक्स का याद कर रखा है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, तो उसको अच्छे से याद करेंगे। इसी तरीके से फार्माकोथेरेप्यूटिक्स की बात करते हैं, तो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या होता है? कोई भी ड्रग अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में यूज करते हैं तो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में हम पढ़ते हैं। इसी तरीके से टॉक्सिकोलॉजी की अगर बात करते हैं, अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसी भी हार्मफुल इफेक्ट की ऑफ ड्रग के या केमिकल की, तो उसे हम क्या कहेंगे? टॉक्सिकोलॉजी कहेंगे। अगर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट आप देख रहे हैं, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट अगर आप देख रहे हैं किसमें, अ, किसी भी केमिकल में या किसी भी दवा में, तो उसे आप क्या कहेंगे? टॉक्सिकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कीमोथेरेपी क्या होता है? कोई भी केमिकल का अगर आप ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं किसी भी बीमारी के, तो उसे आप क्या कहेंगे? कीमोथेरेपी कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी से। ठीक है, तो आप लोग डिपार्टमेंट में आने वाले हैं, जल्दी से आप लोग इसको पढ़ लीजिए और सिलेक्शन डिपार्टमेंट में ले लीजिए, निदेशालय में। ठीक है, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स में क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से सोर्सेज से हम दवा बना सकते हैं? तो भाई प्लांट सोर्स हो गया, एनिमल सोर्स हो गया, मिनरल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, सिंथेटिक भी होती हैं, सेमी सिंथेटिक भी होती हैं। ठीक है, तो ये सारी दवाइयाँ होती हैं। तो प्लांट सोर्स क्या क्या हो जाएंगे? जैसे कि एट्रोपिन है, तो एट्रोपिन कहाँ से निकलेगा? बेलाडोना से निकलेगा। मॉर्फिन जो है ओपियम पॉपी से निकलता है। डिजॉक्सिन कहाँ से निकलता है? डिजिटेलिस से निकलता है। क्विनीन कहाँ से निकलता है? सिनकोना से निकलता है। कितनी बढ़िया बात है, डिजॉक्सिन डिजिटेलिस से, क्विनीन सिनकोना से, ओपियम पॉपी से मॉर्फिन निकल आया, बेलाडोना से एट्रोपिन निकल आया। ये सब दवाइयाँ आप लोग यूज़ करते हैं फील्ड में, है ना? तो ये सारी दवाइयाँ हैं, तो इनको हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो इनको अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद आ जाओ, दूसरी बात क्या है? एनिमल्स, एनिमल से हम हिपेरिन निकालते हैं, एनिमल टिश्यू से, है ना? इंसुलिन हिस्टोरिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम पैनक्रियाज से, जो इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं वो हम पैनक्रियाज से निकलते हैं एनिमल्स के। वाइल मॉडर्न इंसुलिन जो है ये तो हम जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हैं या फिर केमिकल सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? पैनक्रियाज से हम इंसुलिन निकालते हैं, और आज के टाइम पे मॉडर्न वे दूसरे भी आ गए हैं तो उनसे भी बनाते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स क्या है? फेरस सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये सब दवाइयाँ हम बना के एनिमल को खिलाने के लिए देते हैं, आप लोगों को पता होगा, है ना? इसी तरीके से माइक्रोबियल कौन सी दवाइयाँ हैं? जैसे कि पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलियम से निकलती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस से निकलती है। तो ये सारी दवाइयाँ हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं, है ना? आप लोग भी फील्ड में बहुत यूज करते होंगे। ठीक है, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, मेनी मॉडर्न ड्रग्स जो हैं सिंथेसाइज्ड बाय मॉडिफाइड एग्जिस्टिंग ड्रग्स। मतलब जो सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं तो उनको तो हम डायरेक्टली लैब में सिंथेसाइज करते हैं। ठीक, लेकिन होता क्या है कि
कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, सिर्फ मॉडिफाई कर देते हैं। पुरानी जो दवाई है उसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया तो वो क्या हो गई, सेमी सिंथेटिक हो गई। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स आ गई। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, चलो इसको जल्दी से देख लो। व्हाट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स? फार्माकोकाइनेटिक्स में आप आदमी से याद कर लीजिए भाई, आदमी, ये जो ADME लिखा है इसी को हम क्या कहते हैं, आदमी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप 4 स्टेप देखेंगे, कौन कौन से। एब्जॉर्प्शन होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक मेटाबॉलिज्म, और ई से एक्सक्रीशन होगा, एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब ये है कि ब्लड कैपिलरीज या फिर ब्लड के अंदर ये दवा आ जाए। जो दवा आपने इंजेक्ट करी है एनिमल के अंदर, वो दवा अब किस तरीके से ब्लड के अंदर आती है और वो अपने अपने टारगेट टिश्यू पर पहुंचती है, उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी टू टिश्यू ऑर्गन, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गई, अब ये मूव करके कहाँ जाएगी दवा, बॉडी के टिश्यूज़ पे, ऑर्गन्स पे जाएगी जो टारगेट ऑर्गन है। ठीक, इसके बाद आ जाइए, मेटाबॉलिज्म क्या है, अब वहाँ पे केमिकल अल्ट्रेशन होगा, तो बाइंडिंग होती है वहाँ पे और बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मेटाबॉलिज्म में 2 स्टेप होते हैं, बाइंडिंग होगी पहले रिसेप्टर से, उसके बाद कुछ चेंजेस होंगे, और ये मेनली हम देखते हैं लीवर में। कहाँ पे देखते हैं, लीवर में देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से एक्सक्रीशन हो गया, रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी मेनली थ्रू द किडनी, या फिर यूरिन के सहारे बाहर निकलती है, मतलब किडनी से ही तो निकलेगी, यूरिन तो वहीं से बनती है। ठीक है, और भी तरीके हैं, कई बार स्वेटिंग से निकलती है, टीयर से भी दवा बाहर निकल सकती है, और साथ में डिफिकेशन के माध्यम से भी एलिमिनेशन ऑफ ड्रग होता है। ठीक है, तो जो फार्माकोकाइनेटिक्स है इसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन भी होगा, फेज 1 रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस होगी, और फेज 2 जो है उसमें कंजुगेशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, फेज 2 रिएक्शन में कंजुगेशन होता है, और फेज 1 रिएक्शन में ये 3 स्टेप होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स पे। तो व्हाट इज़ द फार्माकोडायनेमिक्स? फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। अब जो दवा है वो शरीर में जाने के बाद क्या करेगी, इंक्लूडिंग रिसेप्टर इंटरेक्शन, सबसे पहले वो रिसेप्टर से जुड़ेगी, फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, फिर डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप होगा। तो जब हम दवाइयाँ आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप भी बताएंगे। रिसेप्टर क्या होते हैं, सेलुलर कंपोनेंट होते हैं जो कि ड्रग इंट्रैक्ट होता है टू प्रोड्यूस मॉडिफाई ए रिस्पॉन्स। किसी भी रिस्पॉन्स को, मान लो आपके अंदर कोई बीमारी है, तो उसको कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, उसके लिए क्या करते हैं, हम दवा खाते हैं, और वो दवा जाके रिसेप्टर से बाइंड करती है, और उस रिसेप्टर से कहेगी अब ये काम करो कि जो भी बीमारी है उसका असर कम हो जाए। ठीक है, तो कोई भी रिस्पॉन्स आने के लिए रिसेप्टर्स ज़रूरी होते हैं। तो ये रिसेप्टर हैं, सेलुलर कंपोनेंट होते हैं। रिसेप्टर बाहर से दवा के साथ नहीं जाते हैं, शरीर के अंदर ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है शरीर की, उसके अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कई सारे रूट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली 3 रूट्स में हम चलते हैं। एक होता है एंट्रल रूट, एक होता है पार एंट्रल रूट, और एक होता है अदर्स। तो एंट्रल रूट का मतलब होता है इंटेस्टाइन में जाना दवाई, या फिर ओरल रूट से शरीर में जाना। ठीक है, मतलब जीआईटी के सहारे। ठीक है, एंट्रल वर्ड हम आंतों के लिए यूज करते हैं। तो ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल रूट। ठीक, तो एंट्रल में 3 रूट आते हैं, ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल रूट। पार एंट्रल में आईवी, आईएम, सबकट, इंट्राडर्मल। पार एंट्रल मतलब अदर देन ओरल रूट या अदर देन एंट्रल रूट। ठीक है, तो पार एंट्रल हो जाएगा, जैसे कि आईवी, आईएम, सबकट इंजेक्शन लग गया, इंट्राडर्मल हो गया। आईवी का मतलब इंट्रावेनोस, वेन में डाल दिया डायरेक्ट आपने, जैसे इंजेक्शन लगाते, वो लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, बोतल लगा देते हैं ना। आईएम दे दिया, सबकट दे दिया, इंट्राडर्मल दे दिया। इसी तरीके से अदर, जैसे टॉपिकल आपने लगा दिया, टॉपिकल का मतलब ये हाथ है। ठीक है, और इस हाथ पे इस तरीके से आपने दवा लगा दी। इन्हेलेशन है ना, कई दवाइयाँ हम इन्हेलेशन के सहारे देते हैं, है ना, नाक के सहारे देते हैं, इंट्रानेजल देते हैं। ऑप्थेल्मिक दवाइयाँ, है ना, कान में ओटिक रूट होता है, और ऑप्थेल्मिक मतलब आँख में देते हैं। अगर हम बात करते हैं आईवी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये जो आईवी है ना, अगर ऐसी दवाई कोई भी लगाते हो जो आईवी रूट से देते तो 100% बायोबिलिटी देती है। कितनी, 100% बायोबिलिटी मिलती है, सोच लो। तो बहुत बेहतरीन है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना है। तो इतना जल्दी भी नहीं जो है कि लगा दिया खट से काम हो गया। ठीक है, आईवी को देखना बहुत अच्छे से पड़ता है
है ना, एक पर्सन वहाँ पे रहना ही चाहिए वरना पेशेंट निपट जाएगा आपका। फिर इसके बाद आ जाओ बायो अवेलेबिलिटी एंड फर्स्ट पास इफेक्ट। बायो अवेलेबिलिटी एंड फर्स्ट पास इफेक्ट। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? फ्रैक्शन ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन इन एक्टिव फॉर्म। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि ब्लड में कितनी दवा पहुंची, वो भी एक्टिवली जो काम कर रही है। आपने मान लो 10 mg दी, 10 mg की दवा आपने दी, ठीक है। अब ये कितना ब्लड में पहुंची है जो कि एक्टिवली काम कर रही है। मान लेते हैं कि एक दवा है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी 90% है, ठीक। तो जब 10 mg आपने लगाया तो वो कितनी पहुंची होगी? 90% बायो अवेलेबिलिटी है, तो ब्लड के अंदर वो एक्टिवली कितनी होगी? 9 mg होगी। कितनी होगी? 9 mg होगी। क्लियर? तो इसे क्या कहते हैं? बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। सिंपल सी बात है ये। इसी तरीके से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ओरली एडमिनिस्टर कोई भी दवा है, जो ओरली हमने एडमिनिस्टर करी है वो दवा है, ठीक। ओरली एडमिनिस्टर्ड दवा, ठीक। ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग में बी मेटाबोलाइज्ड इनटू इंटेस्टाइनल वॉल एंड लीवर बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एक्टिव ड्रग अवेलेबल। तो बायो अवेलेबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई? कम हो गई। हो सकता है कि बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाए। क्यों? क्योंकि जो दवा है वो आपने ओरली खाई, वो पेट में कुछ डिजॉल्व हो गई होगी और कुछ जो है इंटेस्टाइनल वॉल में चली गई होगी और कुछ लीवर में पहुंच गई होगी और उसके बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची है। तो इसलिए उसकी जो अमाउंट है उस दवा का वो कम हो गया होगा। तो सिंपल सी बात है, बायो अवेलेबिलिटी उसकी कम हो गई। तो जब फर्स्ट पास इफेक्ट होता है तो होता क्या है? उस दवा के साथ में ओरल रूट में यही समस्या ज़्यादा है कि जो हमने जितनी दवा दी है वो एक्चुअली उतनी वहाँ पर नहीं पहुँचती, इसलिए थोड़ी सी हो सकता है डोज आप बढ़ा दें तो बढ़िया काम कर जाए, ठीक है। बट जो डोज रिकमेंडेड है उसी के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो बढ़िया काम, बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अपने से नहीं करना है, जो कंपनी ने बना के दिया है उसके हिसाब से करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ हाफ लाइफ एंड ड्रग डोज। इसके बाद आ जाइए हाफ लाइफ एंड ड्रग डोज। हाफ लाइफ क्या है? टी हाफ, टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टू डिग्रीज 50%। टी हाफ का मतलब होता है अर्धायु। अर्धायु का मतलब होता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया कि कोई भी दवा है वो कितनी देर में, है ना, शुरुआत का आधा हो जाए। ये जो दवा है, ये ड्रग है, ये कितनी हो गई? कितनी देर में आधा हो गई। मान लो एक ड्रग है, वो 1 घंटे में वो अपना जितना उसको एडमिनिस्टर किया गया था वो उसकी आधी हो गई। 10 mg दिया आपने तो वो 1 घंटे के बाद 5 mg शरीर में बची। तो उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मा के अंदर वो टी हाफ कहते हैं कि प्लाज्मा की कंसंट्रेशन में वो 50% बची, ठीक है। उसी को क्या कहेंगे? टी हाफ। लोडिंग डोज क्या है? लोडिंग डोज इनिशियली लार्जर डोज यूज टू रैपिडली अचीव ए डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन। मतलब ये है कि आपको बीमारी को ठीक करने के लिए एक दवा है जो 20 mg चाहिए, ठीक। कितनी चाहिए? 20 mg चाहिए। अब होता क्या है कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 10 mg ही है, चाहिए 20 mg। तो आपने अगर जो है केवल 20 mg ही लगाया तो पहुंचेगी तो 10 ही ना। तो उसकी जगह पे आप क्या करिए? थोड़ी सी बढ़ा के लगा दीजिए। थोड़ी सी क्या मतलब? डबल करके लगा दीजिए, ठीक है। 40 mg दे दीजिए तो 20 पहुंच जाएगी, क्योंकि आधी तो वो एक्चुअली पहुंचेगी ही नहीं। तो इसे हम लोडिंग डोज कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? रैपिडली अचीव करना है डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन को। तो इनिशियली हम क्या कर देते हैं? लार्जर डोज में इंजेक्शन दे देते हैं या दवा दे देते हैं खाने के लिए, ठीक है। मेंटेनेंस डोज क्या है? अब इसके बाद आ जाओ मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज जो है गिवन टू मेंटेन द डिजायर्ड थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन। मतलब जितनी ज़रूरत है हम उतना ही देंगे, ठीक है। ये मेंटेनेंस डोज है। थेरेप्यूटिक डोज क्या है? डोज प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड क्लिनिकल इफेक्ट, है ना। जो भी क्लिनिकल इफेक्ट हमें चाहिए कि हाँ भाई इतने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो उसको हम थेरेप्यूटिक डोज कहते हैं, ठीक है। टॉक्सिक डोज क्या है? डोज प्रोड्यूसिंग हार्मफुल इफेक्ट। डोज प्रोड्यूसिंग हार्मफुल इफेक्ट। हार्मफुल इफेक्ट कैसे आएगा? अगर आपने ज़्यादा जो है दवा दे दी या ऐसी डोज दे दी जो शरीर को नुकसान पहुंचाने लगी, पता लगा किडनी खराब कर रही है ना, लीवर खराब कर रही है ना, लंग्स को खराब कर रही है, हार्ट पे असर डाल रही है, आंखों पे असर आ रहा है, ब्रेन पे असर आ रहा है, तो टॉक्सिक डोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहानी हो गई किसकी? हाफ लाइफ एंड ड्रग डोज की। नेक्स्ट आ जाइए थेरेप्यूटिक इंडेक्स।
तो अब थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या है? थेरेप्यूटिक इंडेक्स का मतलब होता है बेटा टीआई। टीआई क्या है? थेरेप्यूटिक इंडेक्स है। अब थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो होता है टोटल डोज, सॉरी यहाँ पे क्या है, टॉक्सिक डोज, टोटल डोज इज इक्वल्स टू टॉक्सिक डोज। ये देखो, टोटल डोज इज इक्वल्स टू टॉक्सिक डोज फॉर 50% ऑफ पॉपुलेशन एंड ईडी क्या है? इफेक्टिव डोज फॉर 50% ऑफ पॉपुलेशन। ए हायर थेरेप्यूटिक इंडेक्स जनरली इंडिकेट्स ए वाइड वाइडन सेफ्टी मार्जिन। वाइडन सेफ्टी मार्जिन मतलब समझो इसका, हायर थेरेप्यूटिक इंडेक्स जनरली इंडिकेट्स ए वाइडन सेफ्टी मार्जिन, मतलब 50% पॉपुलेशन में टॉक्सिक डोज ले लो। ये रेशियो होता है थेरेप्यूटिक इंडेक्स, ठीक। ये क्या है? रेशियो है बिटवीन टॉक्सिक डोज फॉर 50% ऑफ पॉपुलेशन एंड इफेक्टिव डोज फॉर 50% ऑफ पॉपुलेशन। इसका अगर रेशियो निकाल लो तो क्या आ जाएगा? थेरेप्यूटिक इंडेक्स आ जाएगा। क्लियर? तो हायर थेरेप्यूटिक इंडेक्स अगर आपका आता है, अगर थेरेप्यूटिक इंडेक्स हायर आता है तो वाइडन सेफ्टी ऑफ मार्जिन होगा। ठीक है, क्या होगा? वाइडर सेफ्टी ऑफ मार्जिन होगा। तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए दवा का, ठीक है, अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट, एगोनिस्ट वर्सेस एंटागोनिस्ट। तो एगोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है? जो एगोनिस्ट होते हैं ये बाइंड करते हैं रिसेप्टर से और प्रोड्यूस करते हैं रिस्पॉन्स, ये मेमोरी एक्टिवेटेड होते हैं, ठीक है। एंटागोनिस्ट जो होते हैं बाइंड्स टू रिसेप्टर, ये भी बाइंड करेंगे रिसेप्टर से, रिस्पॉन्स को कम कर देंगे, उल्टा। इसी तरीके से ये मेमोरी जो है उसके अगेंस्ट काम करती है। बस ये अंतर है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हमने एकदम टारगेटेड चीज़ें जो हैं आपको दी हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती है। एडीआर क्या है, टॉलरेंस क्या है, डिपेंडेंस क्या है, सब फार्मा की बातें हैं, देखो है ना। टॉलरेंस, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडीआर क्या है? अनवांटेड हार्मफुल रिस्पॉन्स अकरिंग विद नॉर्मल थेरेप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग। मतलब है कि अनवांटेड जो हमें चाहिए नहीं, हार्मफुल रिस्पॉन्स विद नॉर्मल थेरेप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मतलब आपने 10 mg किसी को देनी है और उतने से उसका काम भी हो जाना है, लेकिन जब आपने वो 10 mg दवा दी तो क्या हो गया? ड्रग रिएक्ट कर गई, एडवर्स इफेक्ट आ गया, नुकसान करने लगी उस पेशेंट को। तो इसलिए क्या कहेंगे? ये क्या हो गई? एडीआर हो गई, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसी तरीके से आ जाओ, रिएक्शन कर गई ना, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं रिएक्ट कर गई। टॉलरेंस की बात, डिक्रीज्ड रिस्पॉन्स आफ्टर रिपीटेड यूज, सो हायर डोज में बी नीडेड टू प्रोड्यूस ये सेम इफेक्ट। मतलब क्या है? डिक्रीज रिस्पॉन्स है आफ्टर रिपीटेड यूज, ओके। यहाँ पे क्या है? ये देखो, रिपीटेड यूज, कई बार आपने दवा लगाई है लेकिन हुआ क्या कि ट्रीटमेंट आपका सही नहीं चल रहा है भाई, कहेगा वो डॉक्टर साहब बेकार हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? डोज बढ़ा दो। डोज बढ़ाओगे तो सेम इफेक्ट मिल सकता है, तो इसे टॉलरेंस कहते हैं। डिपेंडेंस पे आ जाओ, ए स्टेट इन विच रिपीटेड एक्सपोजर प्रोड्यूस ए नीड फॉर कंटिन्यू यूज, मे बी फिजिकल और साइकोलॉजिकल। डिपेंडेंस क्या है? स्टेट इन विच रिपीटेड एक्सपोजर प्रोड्यूसेस ए नीड फॉर कंटिन्यू यूज। मतलब ये है, ये एक ऐसी स्थिति हो जाए जिसमें आपको कई बार दवा लगानी है, ठीक है, कई बार ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें हमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल, ये दोनों तरीके से हो सकती है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, ठीक है। तो एनिमल अगर मजबूत है तब भी आप जो है वो रिपीटेड एक्सपोजर कर सकते हैं उस दवा का, है ना। और साइकोलॉजिकली कोई मजबूत है तब भी आप रिपीटेड दवा का दे सकते हैं एक्सपोजर, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम डिपेंडेंस बोलेंगे। इसके बाद आ जाओ ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन क्या है? सिनर्जिज्म, कंबाइनिंग ड्रग इफेक्ट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल इफेक्ट। एक दवाई है, वो बढ़िया काम कर रही है, लेकिन जब उसके साथ एक दूसरी दवा आपने मिला दी, ठीक है, जब उसके साथ आपने कोई दूसरी दवा मिला दी तो भैया उसका इफेक्ट और बढ़िया हो गया, है ना। तो सिनर्जिज्म कहेंगे। फिर एंटागोनिज्म आ जाओ, ड्रग रिड्यूसेस और ब्लॉक्स द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग, ठीक है, क्या कर दिया? दूसरी दवा का इफेक्ट इसने कम कर दिया, ठीक है। तो इसे आप क्या कहेंगे? अब एंटागोनिज्म कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं अगला, वेटनरी स्पेसिफिक हाई यील्ड पॉइंट्स, ठीक है। ड्रग रेजिड्यूज क्या है? ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए बोला है स्पेसिफिक हाई यील्ड पॉइंट।
नेक्स्ट है क्या, ड्रग रेजिड्यूज, रेजिड्यूज ऑफ वेटनरी मेडिसिन, है ना, क्या हो जाएगा, मेडिसिन इन फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर पब्लिक हेल्थ एंड रेगुलेटरी कंसर्न। मतलब ये है, हाँ तो अब देखते हैं हम लोग, ड्रग रेजिड्यू हो गया। ड्रग रेजिड्यू को एक बार और अच्छे से समझ लो। ड्रग रेजिड्यू क्या है, रेजिड्यू ऑफ वेटनरी मेडिसिन इन फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ एंड रेगुलेटरी कंसर्न। मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी वेटनरी मेडिसिन दी तो पेशेंट के अंदर जो एनिमल है और वो फूड प्रोड्यूसिंग है, मिल्क प्रोड्यूसिंग है, या फिर वो मीट प्रोड्यूसिंग है, एग प्रोड्यूसिंग है ना, तो ड्रग रेजिड्यूज अगर ज़्यादा उसमें शरीर में आ रहे हैं, ठीक, तो वो नुकसान करेंगे उस पेशेंट को, ठीक है, जो पब्लिक हेल्थ है उसको भी नुकसान करेंगे और साथ में उस पेशेंट को भी, मतलब उस एनिमल को भी नुकसान करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विड्राल पीरियड। तो विड्राल पीरियड क्या है, रिक्वायर्ड इंटरवल आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर एनिमल डिराइव्ड फूड प्रोडक्ट्स सच एज मीट है, मिल्क है, एग्स है, कैन एंटर द फूड चेन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल regulations. Interval after drug administration before animal derived food product, ठीक है। मतलब ये है कि एक इंटरवल होता है विड्रॉल पीरियड का, कि कितनी दिन में वो दवा शरीर से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। जब तक हम जो है मीट या फिर मिल्क या फिर एग्स जो हैं उनको हम फूड चेन में यूज़ ना होने दें, जब तक जो है फूड चेन में वो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल रेगुलेशंस के हिसाब से ना आए, ठीक है। तो विड्रॉल पीरियड हर दवा का उस पे पर्चे पे लिखा होता है, जो लीफलेट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब आ जाते हैं वन लाइनर पे, जल्दी से हम इसमें आपको वन लाइनर पे समझा देते हैं। तो विड्रॉल पीरियड पे क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में, रेजिड्यू पे मिल सकता है, एडीआर पे मिल सकता है, टॉलरेंस पे मिल सकता है, डिपेंडेंस पे मिल सकता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत हॉट टॉपिक हैं आज के टाइम पे, बहुत पूछा जाता है, तो अच्छे से आपको याद करके जाना है। थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है ना, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वन लाइनर में क्या है, आदमी क्या है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स सब पढ़ लेना, आपको पता है। फिर इसके बाद है मेन ऑर्गन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, सबसे ज़्यादा दवा कहाँ मेटाबोलाइज होती है बेटा, लीवर में होती है, तो मेन ऑर्गन है, एग्जाम में ध्यान रखना। मेजर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, किडनी है, सबसे ज़्यादा दवा यहाँ से निकलती है, तो दवाइयाँ कम खानी चाहिए वरना किडनी पे असर करती हैं, है ना। फिर इसके बाद आ जाओ आई बी बायोअवेलेबिलिटी, आपको पता है 100% है, हमने वहाँ भी बताया था, एग्जाम में आ सकता है। हाफ लाइफ मीन्स क्या है, कि कोई भी दवा प्लाज्मा में पहुँचने पे 50% वो कम हो जाती है, ठीक है, कितनी देर में, उसी को टी हाफ कहते हैं। एंटा एगोनिस्ट क्या है, ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और रिस्पॉन्स को फेवर करता है। एंटागोनिस्ट क्या है, ब्लॉक कर देगा रिसेप्टर्स को और रिस्पॉन्स को रिड्यूस कर देगा। टीआई क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टॉक्सिक डोज अपॉन इफेक्टिव डोज, क्लियर। नेक्स्ट है फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है, तो फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो क्या है बेटा, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलता है ना। इम्पॉर्टेंट इश्यूज इन फूड एनिमल्स क्या है, ड्रग रेजिड्यू और विड्रॉल पीरियड, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से देखो वन लाइनर से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, अगर इतना ही पढ़ के चले जाओगे तब भी आपका काम बन जाएगा। तो एग्ज़ाम टिप में अगर हम आपकी बात करते हैं, हम सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट जितनी हैं वो सारी हमने दी हैं, तो आप इसको रिवाइज़ करके अच्छे से जाना है। रूट्स है ना, बायोअवेलेबिलिटी, फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, जितने भी टॉपिक्स हमने अच्छे से पढ़ाए हैं उन सभी को आपको पढ़ के जाना है, क्लियर। इसके बाद आज का टॉपिक कंप्लीट होता है यहीं तक, इसके आगे हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग हमसे कमेंट करके बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। 499 का आपका बैच है ना, तो इसको आप परचेज़ कीजिए। इसमें आपको क्या मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, लाइव लेक्चर मिलेंगे, और साथ में
नोट्स मिलेंगे आपको और PYQs मिलेंगे। PYQs ये एग्ज़ाम इस तरीके से अभी तक जो है हमारी तो नज़र में नहीं आया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितने भी फार्मा के एग्ज़ाम इधर उधर हुए हैं वहाँ से हम PYQs निकाल लें और आपको हम MCQs सारे ढूंढ कर कराएंगे, ठीक है, हर टॉपिक के रिलेटेड। इसी तरीके से आपको इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर से जो भी है वो पढ़ाया जाएगा, सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और साथ में आपको हम पढ़ाएंगे जीके, ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? जीके पढ़ाएंगे। जी फॉर ज्ञानेंद्र, जी फॉर जीके, तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी जीके है उसको हम कंप्लीट कराएंगे। तो लगे रहिए मेडको ज्ञानेंद्र के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू।